हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जो कि सॉल्यूशन है उसका 7th लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, उसमें से 5 लेक्चर पहला टॉपिक जो कि कंसंट्रेशन टर्म था उसके ऊपर में दिया गया है और एक लेक्चर जो लास्ट क्लास में आया था वो तुम लोग का था वेपर प्रेशर के ऊपर में। लास्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू वेपर प्रेशर पढ़े थे। हम लोग ये समझे थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, किसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर किन बातों पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर का अगर बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर हम लोग सब्सटेंस को कितने अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारा बात को हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आज का जो बेसिकली हम लोग का लेक्चर प्लान होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आज हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बाबू सॉल्यूशन में हम लोग किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बार हम ब्रीफली रिकैप कर देते हैं लास्ट लेक्चर में क्या क्या हम लोग पढ़े थे। अगर नहीं देखे हो तो पहले वो लेक्चर को देखना, तो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे इवापोरेशन किसको कहते हैं। तो इवापोरेशन किसको कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवापोरेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया और तीसरा नेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता था, सरफेस एरिया के बढ़ने से भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता था, और नेचर ऑफ लिक्विड में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते थे। अगर किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और अगर डिफिकल्ट होगा तो कम मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा, तो कम मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा मतलब इवापोरेशन का रेट भी कम होगा। इसके बाद हम आप लोग को समझाए थे वेपर प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर में जो भी प्रेशर लगाते हैं उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर किसी भी प्योर सब्सटेंस का पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेपर अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है उस टाइम पे लिक्विड मॉलिक्यूल उस टाइम पे वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर में जो प्रेशर जनरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है। वेपर प्रेशर को पार्शियल प्रेशर को अगर हम लोग वेपर प्रेशर से इंक्रीज करना चाहे तो क्या होता है कि कुछ वेपर मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर से डिक्रीज करना चाहे तो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल वापस से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एल्स किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। और अगर हम लोग बात करें दो कंपोनेंट का, दो अलग अलग सब्सटेंस का अगर वेपर प्रेशर को तुमको कंपेयर करना है तो 2 फैक्टर बताए थे, पहला नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वेपर प्रेशर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वेपर मॉलिक्यूल उतना कम बनेगा, और जितना कम वेपर मॉलिक्यूल बनेगा उतना कम वेपर प्रेशर लगेगा। तो आज की क्लास में अच्छा एक और बात बताए थे, वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो सब्सटेंस 2 तरह का होता है, और वो 2 तरह का सब्सटेंस क्या क्या है? एक को हम लोग नाम देते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस और दूसरा को नाम देते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस किसको कहते थे? जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको वोलाटाइल कहते थे, और जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। इस चैप्टर में अगर बात करोगे तो जितना भी लिक्विड टाइप वाला मॉलिक्यूल है सबको वोलाटाइल कहेंगे, और जितना भी सॉलिड टाइप वाला मॉलिक्यूल है उसको नॉन वोलाटाइल कहेंगे। वोलाटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होगा, और वही नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का पी नॉट का वैल्यू मतलब वेपर प्रेशर का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल। खुद सोच के देखो ना, अगर नॉन वोलाटाइल किसको कह रहे थे? जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। बाबू अगर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या वो प्रेशर जनरेट करेगा? नहीं करेगा। वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वेपर बनेगा ही नहीं, और वेपर बनेगा नहीं तो प्रेशर का बात ही नहीं करेंगे। इसीलिए पी नॉट का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। यहां पे हम रिकैप में जल्दी जल्दी बताए हैं, अगर आप लोग मेरा लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं तो यहीं पे वीडियो छोड़ के आप चले गए होंगे।
ठीक है। तो इसी वजह से हम शुरुआत में ही बोले थे कि पहले लास्ट लेक्चर को देखना, लेक्चर नंबर 6, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वेपर प्रेशर। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का बात करें बाबू, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग 2 केस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आप लोग को समझने में आसानी हो इसीलिए वेपर प्रेशर को हम लोग 2 केस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला को हम लोग केस 1 नाम देंगे और दूसरा को हम लोग केस 2 नाम देंगे। अब सवाल यह है कि केस 1 में हम लोग किस तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और केस 2 में किस तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। केस 1 में हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात देखो, सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होता है? 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन है मतलब एक कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। वही अगर केस 2 में भी बात करोगे तो केस 2 में भी हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही पढ़ना है और यहां पे भी वही 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होगा क्या? तुम्हारा सॉल्वेंट। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो केस 1 में हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होगा? तुम्हारा नॉन वोलाटाइल। वही अगर हम सॉल्वेंट का बात करें तो सॉल्वेंट क्या होगा? वोलाटाइल। मतलब केस 1 में हम लोग वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना सीखेंगे जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? वोलाटाइल। जबकि केस 2 में हम लोग वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूट भी वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल, और सॉल्वेंट भी क्या होगा? वोलाटाइल। क्या मेरा बात समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग अपना चैप्टर में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को 2 केस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में हम लोग किस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीखेंगे? केस 1 में हम लोग वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीखेंगे जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? वोलाटाइल। और केस 2 में हम लोग वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीखेंगे जिसमें सॉल्यूट जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा? जिसमें सॉल्यूट जो होगा वो वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट क्या होगा तुम्हारा? सॉल्यूट जो है वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा? वोलाटाइल। आज के इस लेक्चर में हम लोग केस 1 के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग केस 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस 1 के बारे में, ठीक है। केस 1, तो केस 1 में हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing vapor pressure of solution containing volatile solvent and non volatile solute, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो पढ़ेंगे, मगर किस तरह के वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? वोलाटाइल, और सॉल्यूट क्या होगा तुम्हारा? नॉन वोलाटाइल। अब देखो, वेपर प्रेशर को समझने से पहले कुछ एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे जो हम लोग सॉल्यूशन लेंगे उसमें 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। वो 2 कंपोनेंट क्या क्या होगा बाबू? एक कंपोनेंट होगा तुम्हारा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा? सॉल्वेंट। आगे से याद रखना, सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे भी अब हम बी लिखे ना, तुरंत समझ जाओ हम किसका बात कर रहे हैं? सॉल्यूट का। रिप्रेजेंटेशन याद रखना। और सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट के लिए क्या सिंबल का कौन सा सिंबल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे? बी। और सॉल्वेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। अब हम लोग इनके बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। तो केस 1 में हम लोग जो भी सॉल्यूट लेंगे ना, उसका फिजिकल स्टेट का अगर बात करोगे तो उसका फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड। उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड। और केस 1 में हम लोग जो भी सॉल्वेंट लेंगे उसका फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड। तो ये था तुम्हारा फिजिकल स्टेट के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं नेचर के बारे में। नेचर कहने का मतलब वोलाटाइल होगा या नॉन वोलाटाइल होगा। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे
जो भी सॉलिड टाइप वाला सब्सटेंस होगा वो वोलाटाइल होगा या नॉन वोलाटाइल होगा, तो ऑब्वियसली ये नॉन वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल। और इसका अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, वोलाटाइल होगा, लिक्विड वाला वोलाटाइल होगा। तो केस 1 में जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट सॉल्यूट का क्या होगा, सॉलिड, और सॉल्वेंट का क्या होगा, लिक्विड। नेचर का अगर बात करोगे तो सॉल्यूट का नेचर क्या होगा, नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा, वोलाटाइल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग क्या चीज के बारे में बात करते हैं, फिजिकल स्टेट और नेचर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। केस 1 में प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा। अब सोचो बाबू, ये तुम्हारा क्या है, नॉन वोलाटाइल, और किसी भी नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट का पी नॉट का वैल्यू जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो। यानी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर केस 1 में हमेशा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, वोलाटाइल। नेक्स्ट यहां पे तुमको जरूरत पड़ सकता है मोल का, ठीक है। तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूट का मोल को एनबी से रिप्रेजेंट करेंगे और निकालने का फॉर्मूला होगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल लेटर डब्ल्यू यानी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट का बात कर रहा है, कैपिटल लेटर एम यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का बात कर रहा है। वही अगर हम लोग मोल ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल लेटर डब्ल्यू यहां पे गिवन वेट, कैपिटल लेटर एम वापस से क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को। हम इधर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। कैपिटल लेटर डब्ल्यू क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन वेट को, गिवन वेट। और कैपिटल लेटर एम का बात किया जाए तो कैपिटल लेटर एम क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को। क्या मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे एक और चीज का जरूरत पड़ सकता है बाबू, जो कि है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। चलो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन का बात करें तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सबी से। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा एनबी डिवाइडेड बाय एनए प्लस एनबी, ठीक है। वही सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको एक्सए से रिप्रेजेंट करेंगे। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा एनए डिवाइडेड बाय एनए प्लस एनबी। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल को ऊपर में रखते हैं और नीचे में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल को रखा जाता है। तो आगे जैसे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में एंटर करेंगे ना, ये सब चीज का तुमको जरूरत पड़ेगा। इसी वजह से सारा डाटा को हम यहां पे लिख दिए, तो बार बार तुमको पीछे पेज पलटने का जरूरत नहीं होगा, या फिर जहां पे भी हम जो बात बोलेंगे वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से हम लोग एक बार रिकैप करते हैं। अच्छा एक और बात सुन लो, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड करें, यानी एक्सए प्लस एक्सबी का वैल्यू को ऐड करें, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये सब डाटा का जरूरत यहाँ पे तुमको पढ़ने वाला है। तो एक बार जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो केस 1 हम लोग देख रहे हैं, और केस 1 में वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे जिसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा और सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। यानी सॉल्यूशन का बात करें तो दो कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। अगर हम फिजिकल स्टेट का बात करें तो यहां पे ये फिजिकल स्टेट का बात करेंगे तो सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट हम लोग क्या लेंगे, सॉलिड। सॉल्वेंट का क्या होगा, लिक्विड। नेचर का बात करोगे तो केस 1 में जो भी सॉल्यूट लेंगे वो नॉन वोलाटाइल होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वोलाटाइल। अगर वेपर प्रेशर का बात करोगे, अगर ये नॉन वोलाटाइल है तो पी नॉट का वैल्यू हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। अगर इसका वेपर प्रेशर का बात करें, ये वोलाटाइल है इसलिए पी नॉट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका मोल कैलकुलेट करना है तो एनबी से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला कैपिटल लेटर डब्ल्यूबी बाय एमबी, ठीक है। इसका मोल कैलकुलेट करना है तो एनए से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला होगा डब्ल्यूए बाय एमए, ठीक है। डब्ल्यू क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन वेट को। कैपिटल लेटर एम क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को। मोल फ्रैक्शन का बात करें तो इसका मोल फ्रैक्शन को एक्सबी से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला होगा एनबी डिवाइडेड बाय एनए प्लस एनबी। इसका मोल फ्रैक्शन को एक्सए से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला होगा एनए डिवाइडेड बाय एनए प्लस एनबी। और दोनों का मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक। अब हम लोग आराम से बात को समझते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब अगर हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है तो सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में अभी हम लोग एक सॉल्वेंट को फिल करते हैं। इस कंटेनर में अभी हम लोग किसको फिल करेंगे, सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए से। तो इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ तुमको किसका मॉलिक्यूल दिखाई देगा, ए का मॉलिक्यूल दिखाई देगा।
बाबू सॉल्वेंट वोलाटाइल है, तो अगर इसको कुछ देर छोड़ दिया जाए तो ये इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और कुछ देर के बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद में, ठीक है, जो ए मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर में कुछ प्रेशर जनरेट कर रहा होगा। इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर चूंकि प्योर सब्सटेंस के ऊपर में लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी नॉट से। और ये वेपर प्रेशर ए मॉलिक्यूल लगा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिए? पी नॉट ए से। अब हम लोग को इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर क्या होगा। तो ये तो सॉल्वेंट है, अभी हम लोग ये जो लिए हैं ये क्या है तुम्हारा? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में, ठीक है, हम लोग क्या ऐड करेंगे कि ये सॉल्यूशन बन जाए? तो यहां पे हम लोग क्या चीज को ऐड करते हैं? सॉल्यूट को। और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। अब जैसे तुम इस प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करोगे, ये बदल जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में बदलने के बाद सरफेस के ऊपर में, मतलब इस कंटेनर में, अब तुमको दोनों का मॉलिक्यूल दिखाई देगा, ए भी दिखाई देगा और बी भी दिखाई देगा। मतलब सरफेस के मॉलिक्यूल पे ए भी दिखने वाला है, बी भी दिखने वाला है, ए भी दिखाई देगा और बी भी दिखाई देगा। अब कुछ देर यहां पे छोड़ दोगे तो यहां पे भी इवापोरेशन का फेनोमेना स्टार्ट होगा, और यहां पे भी लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, यहां पे वेपर में कौन कौन कन्वर्ट होगा? ए कन्वर्ट होगा, बी कन्वर्ट होगा, या दोनों कन्वर्ट होगा? तो बाबू जो वोलाटाइल होता है वही वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वोलाटाइल कौन है? ए है या फिर बी? ए मतलब सॉल्वेंट और बी मतलब सॉल्यूट। थोड़ा सा पीछे देखो, यहां पे सॉल्यूट को हम क्या कंसीडर करके चले हैं? नॉन वोलाटाइल। मतलब यहां पे अगर बात करोगे तो बी मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ कौन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा? ए मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा। और कुछ देर के बाद यहां पे भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये जो ए मॉलिक्यूल है इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर में कुछ प्रेशर जनरेट कर रहा होगा। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट, प्योर सब्सटेंस के ऊपर में नहीं लग रहा है, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर में लग रहा है। तो इसका वेपर प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर में ये वेपर प्रेशर कौन मॉलिक्यूल लगा रहा है? ए। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पीए से। ठीक है। तो अगर एक सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट वोलाटाइल हो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीए से। ये जरूर ध्यान रखना, पीए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पीए रिप्रेजेंटेशन का यूज हम लोग कब करते हैं? जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट क्या हो? तुम्हारा वोलाटाइल। क्या मेरा बात समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ये पीए का वैल्यू क्या होगा इसके बारे में, तो वो हम लोग बाद में राउल्ट्स लॉ में समझेंगे। एक और यहां पे पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। अगर यहां पे हम लोग पी नॉट ए और पीए को कंपेयर करें, पीए और पी नॉट ए को क्या करें? कंपेयर करें, तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो तुम खुद सोचो, इवापोरेशन अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनेगा। इवापोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब यहां पे सरफेस एरिया, दोनों में सरफेस एरिया सेम है, मगर यहां पे सरफेस में सिर्फ ए का मॉलिक्यूल दिख रहा है। अब यहां पे सरफेस में अगर बात किया जाए तो ए का मॉलिक्यूल भी दिख रहा है, बी का मॉलिक्यूल भी दिख रहा है। मतलब सरफेस पे वोलाटाइल मॉलिक्यूल का नंबर डिक्रीज किया। नंबर डिक्रीज किया मतलब वेपर भी कम बनेगा। वेपर अगर कम बनेगा तो प्रेशर भी क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी अगर तुमको पीए और पी नॉट ए को कंपेयर करना हो तो ये बात याद रखना, पीए जो है वो लेस देन क्या होगा? पी नॉट ए। ये भी बात याद रखना। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो यहां पे मेन क्या क्या पॉइंट याद रखोगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट को थोड़ा देर छोड़ दिए तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। इस केस में जो वेपर प्रेशर लगा उसको हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट किए क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट था। अब हमको पी नॉट ए का वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दे देता है, हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट डिसॉल्व किए जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सरफेस के ऊपर में ए मॉलिक्यूल भी दिख रहा है, बी मॉलिक्यूल भी दिख रहा है। कुछ देर अगर छोड़ा जाए तो सिर्फ ए का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बी जो है वो नॉन वोलाटाइल है और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट कभी भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है।
अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे ए मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर में प्रेशर लगाएगा और इक्विलिब्रियम के टाइम पे लगने वाला प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब चूंकि ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर में है इसीलिए इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूशन के सरफेस पे ए मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, PA। बात क्लियर है ना। वही सॉल्यूशन के सरफेस पे अगर बी मॉलिक्यूल प्रेशर जनरेट करता तो इसको बोलते हैं PB। तो मेन मुद्दा यहां पे यही है कि प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर को P0 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को PA से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कंपोनेंट अगर वोलाटाइल है और दूसरा नॉन वोलाटाइल, उस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसको PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। और PA और P0A को अगर कंपेयर किया जाए तो PA और P0A में PA छोटा होता है, P0A बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे तुम सॉल्यूशन बनाओगे सरफेस के ऊपर में बी मॉलिक्यूल भी आ जाएगा और बी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल को वेपर में बदलना है उसका नंबर सरफेस पे कम होता है। सरफेस पे अगर कम होगा मतलब इवापोरेशन भी कम होगा, इवापोरेशन कम होगा तो कम वेपर मॉलिक्यूल कम लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा और कम वेपर मॉलिक्यूल बनेगा मतलब प्रेशर भी कम होगा। इसी वजह से PA जो है वो लेस देन क्या होगा तुम्हारा, P0A। अब इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर में ये ए मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहा होगा इसी को एक्सप्लेन करता है राउल्ट्स लॉ। बात समझे ना, ठीक है। जो वोलाटाइल कंपोनेंट है वो सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर में कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है इसी को कौन एक्सप्लेन करता है, राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है ये आराम से सुनो। राउल्ट्स लॉ का सिंपल साधारण स्टेटमेंट है। अच्छा एक बात यहां पे एकदम आराम से समझो, हम बोल क्या रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट लगा सकता है और वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होगा इसी को एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का काम क्या है, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है। बात क्लियर है, ठीक है। और वेपर प्रेशर कौन लगाएगा सॉल्यूशन के ऊपर में, वोलाटाइल कंपोनेंट। अब हम लोग राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ का सिंपल स्टेटमेंट क्या है ये समझो। राउल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही है तुम्हारा राउल्ट्स लॉ। ये स्टेटमेंट तुम्हारा एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, हम लोग बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ states that vapor pressure of any volatile component vapor pressure of any volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। बात समझ आया ना, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम लोग केस 1 के लिए राउल्ट्स लॉ का बात करें तो केस 1 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ वोलाटाइल है, सिर्फ सॉल्वेंट वोलाटाइल है, तो उस केस में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो और करके मत लिखना, ये एक नोट पॉइंट के जैसा हो जाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। हालांकि अगर एग्जाम में तुमको राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो तुम यही लिखना कि किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम लोग यही राउल्ट्स लॉ के हेल्प से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां पे वोलाटाइल कंपोनेंट कौन है तुम्हारा, ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में
इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीए से। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ए का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम ये बात बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर है उसको तो हम पीए बोले, ये इसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और इसी का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स ए। यानी हम बोल सकते हैं कि जो पीए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पे क्या होगा, एक्स ए। अब हम लोग ये काम बचपन से करते आए हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर इक्वल टू देंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो पीए इज इक्वल टू क्या आएगा, के एक्स से। अब यही कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये समझो, ये हम लोग राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखे। केस 1 में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तुम्हारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा उसको पीए से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसी वजह से बोले पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स से। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू दिए तो एक कांस्टेंट देना पड़ा, कांस्टेंट को हम लोग क्या बोले, के, तो पीए इज इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स से। अब इस के का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो, लेट एक्स ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम लोग एक्स ए को 1 मान दिए, ठीक है, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए मतलब सब्सटेंस प्योर हो जाएगा। अगर हम लोग एक्स ए को क्या मान लेते हैं, 1, मतलब सब्सटेंस इज प्योर, सब्सटेंस इज प्योर। अगर हम लोग एक्स को किसके इक्वल मान दिए, 1 के इक्वल, तो कोई भी सब्सटेंस का जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए मतलब सब्सटेंस प्योर हो जाएगा। तो अगर एक्स 1 हो जाए मतलब पीए जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए के। बात समझ में आ गया, ठीक है। क्यों ऐसा, अगर एक्स 1 हो गया मतलब सब्सटेंस प्योर हो गया, और प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए पीए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए के, ठीक है। इसको अभी हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो पीए इज इक्वल टू के एक्सए, एक्सए का वैल्यू को अभी हम क्या मान लिए, 1, ठीक है। तो जो पीए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए के, ठीक है। तो के इंटू 1 क्या होगा, के इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए। तो यहां से हम लोग को के का वैल्यू पता चल गया, जो के का वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तुम्हारा पी नॉट ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि के को अगर हम पी नॉट ए के, सॉरी, के के जगह में पी नॉट ए लिख दिए तो फाइनली तुमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या है, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो अगर एक कंपोनेंट वोलाटाइल हो मतलब सॉल्वेंट वोलाटाइल हो और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, तो उस केस में अगर तुमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो यही फॉर्मूला तुम लोग यूज करोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। यही तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मेन मुद्दा यह है कि ये फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब एक कंपोनेंट वोलाटाइल हो और एक नॉन वोलाटाइल, यानी सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट वोलाटाइल हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला है पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इस फॉर्मूला के हेल्प से कुछ और फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में तुम लोग को करके दिखाते हैं। तो फाइनली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आया है, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू क्या आया है, एक्स ए। अब बाबू कुछ देर पहले हम बताए थे एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर हम लोग यहां से एक्स ए का वैल्यू निकालना चाहे तो बोल सकते हैं कि ये 1 माइनस एक्स बी के इक्वल होगा। तो अगर एक्स ए 1 माइनस एक्स बी के इक्वल होता है तो हम लोग एक्स ए के जगह में 1 माइनस एक्स बी इजिली पुट कर सकते हैं। तो अगर पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, ठीक है। और एक्स ए के जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, ठीक है, माइनस पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी। अब तुम क्या करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो। तो अगर हम लोग इसको इधर ले आए
तो क्या आ रहा है देखो तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस क्या होगा पी ए। अब ये जो तुमको वैल्यू दिखाई दे रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ क्या वेपर प्रेशर। यानी अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां से, जब भी तुमको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोले, ठीक है, तो कैसे कैसे निकाल सकते हो, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने का एक तरीका तो यह है कि तुम डायरेक्टली क्या कर लो, पी नॉट ए माइनस पी ए कर लो, बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा तरीका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने का क्या है, पी नॉट ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बी से। तो ये दोनों तरीका से तुम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आया वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए आया, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग किसको कहते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब कभी कभी एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए तुमको 4 ऑप्शन में ये भी दिखेगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या तो पी नॉट ए माइनस पी ए के इक्वल होगा या पी नॉट ए इंटू एक्स बी के इक्वल होगा। अब एक्स बी को इधर ही रहने दो और पी नॉट ए को उधर भेज दो, तो फॉर्मूला कैसा दिखाई देगा देखो तो, अगर हम लोग बात करें तो यहां पे पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई, ये इधर आ गया होगा तो किसमें बदल गया होगा, तुम यहां पे ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बी। तो यहां से एक और फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या आया देखो तो, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये जो तुमको वैल्यू दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है आरएलवीपी। तो अगर तुमको आरएलवीपी कैलकुलेट करना है तो आरएलवीपी या तो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, या फिर आरएलवीपी एक और चीज के इक्वल होता है जो कि है एक्सबी, एक्सबी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या तो तुम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा वही तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, तो आरएलवीपी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल तो होता है, मगर किसका मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो यहां पे तुमको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल रहा है, हम आराम से बता रहे, देखो अगर तुमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट वोलाटाइल, तो तुम ये फॉर्मूला को यूज करोगे, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स ए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को। तुमको अगर कभी भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या तो पी नॉट ए माइनस पी ए के इक्वल होगा या पी नॉट ए इंटू एक्स बी के इक्वल होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का अगर बात करोगे तो या तो ये पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए के इक्वल होगा या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। बात समझ आया, ठीक है। अब कभी कभी ना यहां पे आरएलवीपी, ये सब के अलावा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन सब के अलावा कभी कभी सॉल्यूट का वेट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए देता है। तो अगर तुमको सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करने दे, मोलर मास कैलकुलेट करने दे, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, वही आरएलवीपी वाला फॉर्मूला को यूज करते हैं। आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या था बता तो, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फॉर्मूला था। एक्स बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताए थे, फॉर्मूला क्या था, एनबी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एनबी। तो एक्सबी के जगह में हम यही वैल्यू को रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो तो, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। एक्सबी के जगह में हम क्या रख देंगे, एक्सबी के जगह में रखेंगे एनबी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एनबी, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें तो इसको रेसिप्रोकल करो, दोनों साइड रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर दे तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। तो दोनों साइड हम लोग रेसिप्रोकल किए, एन ए नहीं होगा, यहां एन बी होगा। अब एलएचएस आरएचएस दोनों साइड में 1 से माइनस कर दो,
दोनों साइड अगर 1 से माइनस करोगे तो क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन में अगर हम लोग दोनों साइड सेम करें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे भी -1 कर देते हैं, ठीक है, Na प्लस एनबी डिवाइडेड बाई एनबी -1। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे तो जो हम लोग को डिजायर्ड फॉर्मूला है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या होगा इसको देख, पी नॉट ए, एलसीएम अगर ले लेंगे तो वही तुम्हारा पी नॉट ए माइनस क्या होगा, पी ए, माइनस यहां पे होगा पी नॉट ए माइनस पी ए। इतना तो करना आता होगा बाबू आप लोग को, ठीक। यहां पे एलसीएम अगर बात करोगे तो क्या होगा, एनबी, यहां पे आ जाएगा एनए प्लस एनबी माइनस एनबी, ये और ये यहां से कट जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर में बचा पी ए इज इक्वल टू एन ए बाई यहां पे क्या बच रहा है तुम्हारा, एनबी। अब वापस से इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल अगर करोगे तो फाइनली फॉर्मूला आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला आया है। अब ये फॉर्मूला का हम लोग यूज कब करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब तुमको किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने बोला है या वेट कैलकुलेट करने बोला है। यूज टू कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करने बोला है या मोलर मास कैलकुलेट करने बोला है तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। सॉल्यूट का वेट और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए एक और रिलेशन है, और वो रिलेशन का कब यूज करेंगे और इसका कब यूज करेंगे वो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये देखो, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ये फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करते हैं, यूज टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला का भी हम लोग वही काम करने के लिए यूज करेंगे, मोलर मास या फिर वेट कैलकुलेट करने का। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज तब करेंगे जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, जब सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट, ठीक है। डाइल्यूट कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट अगर तुमको बहुत कम दिखाई दे रहा है ना, उस केस में ये फॉर्मूला का यूज करना, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट अच्छा खासा दिख रहा है तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब मान लो 100 ग्राम में 2 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, बात समझे, 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, 2 ग्राम अगर प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में बोलेंगे कि 100 में 2 ग्राम है मतलब सॉल्यूट नेग्लिजिबल है, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। उस केस में अगर तुमको सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करने बोला है तो आराम से ये फॉर्मूला को यूज कर लेना। अगर 100 ग्राम में 10-15 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब अमाउंट एक अच्छा खासा है, तब उस केस में वेट या फिर मोलर मास कैलकुलेट करने बोला है तो ये फॉर्मूला का यूज करना। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, उस केस में सॉल्यूट का वेट या मोलर मास कैलकुलेट करना है तो ये रिलेशन का यूज करोगे, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस क्या है, जब कंसंट्रेटेड होगा ना, ज्यादा अमाउंट होगा सॉल्यूट का तो नीचे में पी ए होगा, और जब कम अमाउंट होगा तो पी नॉट ए होगा, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन के हेल्प से भी अभी कराएंगे, इजीली सारा समझ में आ जाएगा। बस अभी हम बार बार ये पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम भूलो ना। हम बोले क्या, हम ये बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में थोड़ा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा, और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, तो उस केस में सॉल्यूट का वेट या मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अच्छा,
एक और बात हम लोग देख रहे हैं, वो भी यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। अब वो एक बात देखो, यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं इस जगह पे। यहां पे हम लोग क्या देखें, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए ये सॉल्यूशन बन गया, और इसमें ए का जो वेपर प्रेशर है उसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दिए और उसका वेपर प्रेशर को पीए से रिप्रेजेंट कर दिए। जब दोनों का वैल्यू को कंपेयर किया गया तो दोनों का वैल्यू को कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, हम लोग को ये मिला कि पीए का वैल्यू छोटा है और पी नॉट ए का वैल्यू क्या है, बड़ा। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट ये भी तो बोल सकते हैं ना कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाए तो वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आ गया, कम। ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं। तो ये पॉइंट भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाए तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ऑन एडिंग, जहां पे ये पॉइंट लिखे हो उसको तुम लोग मेंशन कर सकते हो, ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे हम लोग राउल्स लॉ और उसका सारा फॉर्मूला को डिराइव कर लिए। एक बार हम यहां से फिर से रिकैप करते हैं। राउल्स लॉ किसको कहते हैं, किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर किसी भी एक कंपोनेंट वोलाटाइल है और दूसरा नॉन वोलाटाइल, और अगर तुमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को पीए बोलते हैं, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पी नॉट ए इंटू क्या होगा, एक्स ए। अगर तुमको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला या तो पी नॉट ए माइनस पीए होगा या पी नॉट ए इंटू एक्स बी होगा। अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बात करें तो आरएलवीपी या तो पी नॉट ए माइनस पीए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए के इक्वल होगा या तो एक्सबी के इक्वल होगा। अच्छा, एक्सबी एनए बाय एनबी के इक्वल होता है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं आरएलवीपी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एनबी डिवाइडेड बाय एनए प्लस एनबी। तो इस तरह से भी तुमको रिलेशन दे सकता है एमसीक्यू वगैरह में, तो याद रखना। क्यों ऐसा रिलेशन लिखे, रिलेशन ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्सबी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एनबी डिवाइडेड बाय एनए प्लस एनबी के इक्वल होता है। बात समझ आया ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो किसी भी सॉल्यूट का अगर मोलर मास या फिर वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक रिलेशन है पी नॉट ए माइनस पीए डिवाइडेड बाय पीए इज इक्वल टू एनए बाय एनबी। एक और रिलेशन है और वो है पी नॉट ए माइनस पीए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एनबी बाय क्या, एनए। ये दोनों रिलेशन का हम लोग यूज तब करते हैं जब सॉल्यूट का वेट या फिर मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए दिया हो और वेपर प्रेशर हम लोग को पहले से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला का हम लोग यूज तब करेंगे जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और ये फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा। बोलो बात समझ में आया ना, ठीक है। अब हम लोग अभी तक जितना भी फॉर्मूला डिराइव किए हैं, ठीक है, उसको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम एक जगह लिख देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना भी डेरिवेशन है उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है। पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू क्या, एक्स ए। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, वो डेरिवेशन याद नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये फॉर्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए दो फॉर्मूला है, या तो पी नॉट ए माइनस पीए बोल सकते हैं या फिर एक और फॉर्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और वो फॉर्मूला क्या है बाबू जल्दी से बताना। वो फॉर्मूला है पी नॉट ए इंटू क्या, एक्सबी। तो ये फॉर्मूला भी तुम लोग को याद रख के चलना है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम लोग के लिए क्या है, आरएलवीपी। तो आरएलवीपी के लिए या तो तुम ऐसे बोल सकते हो पी नॉट ए माइनस पीए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, या तो इस फॉर्मूला से आरएलवीपी निकाल सकते हो, या तो आरएलवीपी निकालने का एक और फॉर्मूला है डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, या फिर आरएलवीपी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सबी इज इक्वल टू एनबी डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं, एनए प्लस एनबी। तो ये सब फॉर्मूला तुम्हारा आरएलवीपी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक। इसके बाद सॉल्यूट का अगर वेट कैलकुलेट करना या मोलर मास कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला एक ये आया था पी नॉट ए माइनस पीए
डिवाइडेड बाई पीए इज इक्वल टू एनबी बाई एनए। ठीक, ये फॉर्मूला आया था तुम्हारा। एक और फॉर्मूला आया था सॉल्यूट का वेट या फिर मोलर मास कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला ये था पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एनबी डिवाइडेड बाई क्या, एनए। ये दोनों फॉर्मूला का यूज सेम है, ठीक है, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने का या वेट कैलकुलेट करने का। टू कैलकुलेट वेट एंड मोलर मास, वेट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। और ये फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा। बात समझ आया, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या याद रख लोगे, ठीक है, एनबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डब्ल्यू बी बाई एम बी, एनए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो ये सब फॉर्मूला भी हम तुम लोग को पहले लिख दिए थे। तो अभी तक हम जितना भी बात बताया है ना, उसमें यही सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यही सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो देर ना करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, जिससे तुम फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओ। क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखो। क्वेश्चन बोला है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर इज 300 mm of Hg, then calculate vapor pressure of solution, lowering of vapor pressure और RLVP। बात समझे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूट का वेट हमको दिया हुआ है 30 ग्राम। बी मतलब सॉल्यूट, हम पहले बता चुके हैं। सॉल्वेंट का गिवन वेट हमको दिया हुआ है 45 ग्राम। यहां से हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूट है तुम्हारा यूरिया, मतलब इसका मोलर मास होगा 60, और सॉल्वेंट है वाटर, मतलब इसका मोलर मास होगा 18। ये हो गया। नेक्स्ट, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, प्योर है मतलब पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से, तो पी नॉट ए का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 300 mm ऑफ Hg, यही दिया हुआ है ना बाबू। ठीक, आगे हमसे बोला है क्या क्या, पहला तो बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा। ठीक, दूसरा हमसे यह पूछा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। नेक्स्ट, आरएलवीपी क्या होगा, यह हमसे पूछा है। तो इतना चीज हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का। तो अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, देखो यूरिया तुम्हारा नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट वोलाटाइल, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए का वैल्यू तो डायरेक्टली तुमको 300 दिया हुआ है, एक्स ए अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है Na डिवाइडेड बाई Na प्लस एनबी। अब देख रहे हो ना फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसीलिए हम पहले ही तुम लोग को बता दिए थे। अब तुम कहीं साइड में ही Na और Nb का वैल्यू कैलकुलेट कर लो ताकि दिक्कत ना हो। हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। Na कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन वेट तुम्हारा 45 और मोलर मास होगा 18, तो 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, यानी 5/2। Nb अगर बात करोगे तो गिवन वेट 30 और यूरिया का मोलर मास होता है 60, ये कटेगा, कितना आ गया, 1/2। अब सबका वैल्यू को पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। Pa इज इक्वल टू 300 पी नॉट ए है, ठीक है। Na का वैल्यू कितना है तुम्हारा, तो Na है 5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 5/2, ठीक। 300 इज इक्वल टू, ठीक, यहां पे 5/2 ही होगा, एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, 5 + 1 कितना होगा, 6, ये 2 होगा। रुको साफ से लिखते हैं, 5/2 होगा, और यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां पे तुम्हारा 2 होगा, 5 + 1 कितना होगा, 6, ठीक है। तो यहां से अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो पीए का वैल्यू आ जाएगा, जो कि कितना है, देखो 300 इंटू 5/2 इंटू 2 बाई क्या होगा, 6, ये कटेगा, ठीक है। अब इसको भी कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। यानी पीए का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 250 mm ऑफ Hg, ये आ गया तुम्हारा पीए। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तुमको मिल गया, जो कि कितना है, 250 mm ऑफ Hg। पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। दूसरा हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था,
अगर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें तो इसके लिए फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, पी नॉट ए का बात करोगे तो पी नॉट ए कितना है बोलो जरा, 300, और पीए का बात करोगे तो पीए कितना है बोलो, 250। तो 300 माइनस 250 किया जाए तो कितना आ जाएगा, 50 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी तुम्हारा आ गया। नेक्स्ट, अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बात करोगे RLVP, तो RLVP जो है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। अब देखो इसको और आसानी से कर सकते हैं, RLVP इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से, ये बोला जा सकता है XB को 1 माइनस क्या बोल सकते हैं, x से, तो 1 माइनस XA का वैल्यू तुम यहां पे कैलकुलेट किए थे, XA कितना आया था 5/6, तो यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस 5/6, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज, ठीक है, XB का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1/6, तो RLVP का वैल्यू भी जो है RLVP वो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट किए, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। XA वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पहले ही तुम लोग को सिखाया जा चुका है। उसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल गया 250 mm ऑफ Hg। ठीक है, हम लोग P नॉट A माइनस PA करके लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल ले। RLVP इज इक्वल टू XB, XB को 1 माइनस XA लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो XA प्लस XB जो होता है, XA प्लस XB ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो XB को हम 1 माइनस XA लिख सकते हैं। और जब हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे XA कैलकुलेट किए हुए थे, इसी वजह से देखो XA कैलकुलेट किए थे, ठीक है, ये 2 कट गया था तो 5/6 आता, इसी वजह से हम यहाँ पे 5/6 रखे और हमको इजीली ये XB का वैल्यू मिल गया, और जो XB का वैल्यू होता है वही RLVP का वैल्यू होता है। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन, जिससे हम लोग को जो भी इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूला देखे थे, तीनों फॉर्मूला का यहाँ पे यूज सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, एक तुम्हारा ये एमसीक्यू प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज इक्वल टू, ठीक है, जो RLVP है, ठीक है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालने से वोलेटाइल कंपोनेंट में किसके इक्वल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे बाबू, जो RLVP होता है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वो किसके इक्वल होता है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। तो ये हम लोग टिक करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ये देखो, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.2 mm ऑफ Hg given vapor pressure of pure water is 54.2 mm of Hg at room temperature, molar mass of glucose is 180, assume solution, ठीक है, assume dilute solution is being formed। अब देखो यहां पे क्या बोला, what weight of glucose must be dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब यहां पे वेट ऑफ ग्लूकोज पूछा है और ग्लूकोज यहां पे क्या होगा सॉल्यूट, और ये जो 100 ग्राम ऑफ वाटर है ये क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट। अब देखो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने बोला है, सॉल्यूशन यहां पे डाइल्यूट है, तो उस केस में हम लोग एक रिलेशन पता है, वो रिलेशन क्या है, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई क्या NA, यही रिलेशन का यूज करते हैं। अब यहां से तुम देखो किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो प्योर वाटर का, ठीक है, गिवन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और वाटर यहां पे सॉल्वेंट है, यानी P नॉट A का जो वैल्यू है वो तुमको दिया हुआ है 54.2 mm ऑफ Hg, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। बोला नेक्स्ट क्या है 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यहां से मिल गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है ये देखो, तो बोला है कि हम लोग ग्लूकोज का कितना वेट डाले 100 ग्राम वाटर में कि जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो 0.2 mm ऑफ Hg से घट जाए। तो पहले था 54.2, 0.2 mm ऑफ Hg से घटेगा, मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना होना चाहिए 54 होना चाहिए। तो PA का वैल्यू भी तुमको मिल गया क्योंकि कितना है 54। आगे देखते हैं, ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास को MB से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 180 ग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है।
वाटर है मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास भी तुमको पता हो जाएगा 18 ग्राम, और वाटर का वेट भी तुमको दिया हुआ है, मतलब गिवन वेट ऑफ ए भी तुमको पता है जो कि कितना है 100 ग्राम। अब लगभग सबका वैल्यू तुमको पता है, तुमको बस पुट करना है और आंसर लाना है। पी नॉट ए का अगर बात करोगे तो पी नॉट ए कितना दिया हुआ है देखो, तो पी नॉट ए का अगर हम बात करें तो पी नॉट ए है 54.2 माइनस पीए का अगर बात करोगे तो पीए कितना है 54 डिवाइडेड बाई, अगर हम पी नॉट ए का वापस से बात करें तो पी नॉट ए फिर से कितना है 54.2 इज इक्वल टू एनबी को हम क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बी, गिवन वेट यही तुमको निकालना है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है 180। ठीक है, Na इससे डिवाइड में है तो Na को हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए। इसको सॉल्व करोगे तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा यानी 18 यहां पे आ जाएगा, और इसका गिवन वेट कितना है तो गिवन वेट तुम्हारा 100 है। ठीक, 18 बन जाए 18, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा बताओ 0.2, 10 इंटू 100 1000, तो इधर जाके 1000 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ रहा है तुम्हारा 54.2 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 डिवाइडेड बाई 54 पॉइंट क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो, अगर इसको अप्रोक्स 54 माना जाए तो ये पहले जो है वो कितने बार में कटेगा 3 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो देखो 3 कहां कहां दिख रहा है, तो ये और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ये 3.69 है और ये 3.59 है, तो थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा। अब वो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या जाएगा 0, तो ये 3 बार में पहले कटेगा। पहले कितना बार में कटा 3 बार में, तो 542 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना बचता है देखो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 1 16, तो 2000 में अब इसको माइनस करो 1626। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 9 और यहाँ 10, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 374 आ गया, यही आएगा ना। ठीक है, फिर अब 374 तो कट नहीं पाएगा, तो पॉइंट देके हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे। अब सोचो ये कितना बार में कटना चाहिए। ठीक है, या तो देखो 5 टाइम्स में जाएगा या 6 टाइम्स में जाएगा, तो अगर इसको हम ये से मल्टीप्लाई करें, किसको 542 को, तो 6 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 एंड 1 25, 6 5 जा 30 और 2 30, 6 5 जा 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा कितने बार में जाना चाहिए। ठीक है, 6 टाइम में ही जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स में और इससे कम ही आएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे साफ बोल दिया था सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज किए। ठीक, और भी यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप का ऐसा क्वेश्चन होता है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स लोअर प्रेशर बाय 20%। क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ ग्लूकोज यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो इससे भी अंदाजा लगाओ, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट था तो वेपर प्रेशर मात्र 0.2 mm ऑफ Hg से डिक्रीज किया है। मतलब ये भी तुम सोच सकते हो कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, और अगर ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा। अब परसेंटेज वाला में हम लोग क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो जाए ना तो उस केस में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को हमेशा 100 मान लेना। ठीक है, तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना होगा 100 mm ऑफ Hg। आगे अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो 180 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट होगा, तो WA का वैल्यू हमको साफ साफ दिया हुआ है जो कि है 180 ग्राम। ठीक है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। वेपर प्रेशर को 20% से घटाना है, मतलब पहले था 100, 20% से घट जाएगा, मतलब PA का जो वैल्यू है वो कितना होगा 100 में वही परसेंटेज को माइनस कर देना, तो 80 mm ऑफ Hg। अब समझ में आया क्यों 100 लेने बोले। तो अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन बोले तो सिंपली याद रखना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को 100 मान लेना, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में परसेंटेज को माइनस कर देना, तुमको आंसर मिल जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा तुम्हारा 18। ठीक है, नेक्स्ट
ग्लूकोज बोला है तो सॉल्यूट, तुमको सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है और सॉल्यूट के तौर पे ग्लूकोज दिया हुआ है, मतलब इसका मोलर मास तुमको पता होना चाहिए जो कि है 180 ग्राम। जरूरी नहीं है कि हमेशा तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे। अब ये सॉल्यूशन डाइल्यूट तो है नहीं, कहीं मेंशन उंशन किया नहीं है, तो हम लोग वो वाला रिलेशन यूज करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या, पी ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। देखो जब तुम्हारा सॉल्यूशन डाइल्यूट था तो पी नॉट ए लिए थे, अब डाइल्यूट नहीं है तो हम लोग क्या लिए, पी ए। पी नॉट ए का वैल्यू कितना है 100 माइनस पी ए का अगर बात करोगे तो कितना है 80 डिवाइडेड बाई फिर से क्या होगा 80 इज इक्वल टू एम बी निकालने के लिए डब्ल्यू बी बाई, ठीक है, एम बी मतलब होगा 180, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो मोलर मास ऊपर चला जाता है, मोलर मास वाटर का 18 डिवाइडेड बाई गिवन वेट है तुम्हारा 180, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में, सॉरी 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, देखो ऊपर में 20 बचा, नीचे में क्या बच जाएगा 80, ठीक है। अब यहां से अगर बात करोगे तो डब्ल्यू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 इंटू क्या आ जाएगा 10, ये 0 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब उसको उधर भेज दो तो यहां से आ जाएगा 180 इंटू 10 बाई क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, ठीक। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16 17 18, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या 2 चला जाएगा, तो 4 5 जा 20, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, देखो तो डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 इंटू 45, दैट इज कितना हो जाएगा 450 ग्राम। सब सही किया है ना हम लोग, सब सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ सॉल्यूट का वेट कितना आया 450 ग्राम, अब सॉल्यूट का वेट यहाँ पे अगर बात करोगे तो ज्यादा ही है, तो इसी वजह से कुछ तो मिस्टेक लग रहा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूट का वेट तुम्हारा आ जाएगा क्या, तुम्हारा 450 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आया ना। तो परसेंटेज वाला में बस इतना याद रखना कि पी नॉट ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, वो सिर्फ बोलेगा इतना परसेंट से डिक्रीज किया है, तो पी नॉट ए का वैल्यू को 100 मान लिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टोर when 1.2 gram of non-volatile solute is dissolved in 100 gram of acetone। देखो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेट कितना है 1.2 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम एसीटोन मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टोर। अब देखो वेपर प्रेशर भी ज्यादा डिक्रीज नहीं किया है, द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, तो यहाँ पे मोलर मास निकालने बोला है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मतलब हम लोग वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या, पी नॉट ए इज इक्वल टू ऊपर में क्या रखोगे एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। अगर हम पी नॉट ए का बात करें तो पी नॉट ए देखो वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, ठीक है, प्योर एसीटोन का वेपर प्रेशर तुमको 185 दिया हुआ है, यानी पी नॉट ए का वैल्यू है 185 माइनस, ठीक है, पीए का अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए इसका 183 टॉर आ गया, मतलब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 183 है, डिवाइडेड बाय फिर से 185 इज इक्वल टू एनबी। एनबी निकालने के लिए डब्ल्यू बी बाई क्या करोगे एमबी इनटू, ठीक है, Na के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मोलर मास ऊपर चला जाएगा, तो Ma डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा WB, ठीक, ये है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 185 ही रहेगा, इज इक्वल टू WB तुमको दिया हुआ होगा, ठीक है, तो 1.2 ग्राम दिया हुआ है। अभी मोलर मास तुमको कैलकुलेट करना है, Ma का वैल्यू तुमको दिया हुआ होगा। एसीटोन का अगर हम बात करें तो बोला है कि एसीटोन का कितना ग्राम है 100 ग्राम, ठीक है, तो WA का वैल्यू दिया हुआ है 100। एसीटोन का मोलर मास तुमको निकालना होगा। अब वो एसीटोन किसको कहते हैं इतना तुम लोग को याद होगा, क्लास 12 में हो। ये जो सब्सटेंस है इसको एसीटोन कहते हैं। अब इसका मोलर मास कितना होगा, यहाँ पे कार्बन तुमको कितना दिख रहा है 3, ठीक है, तो एक कार्बन का होता है 12, तो 3 का कितना होगा 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा 6, तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 6 का 6 होगा, प्लस ऑक्सीजन का 16। अब 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42, 42 और 6 48, 40 और 8 और 10 कितना हो जाएगा 58, यही होगा ना, 36 6 और 16 तो 18, ठीक है, यहाँ पे 1 जाएगा,
और 3n1 4n1 5, ठीक है, तो 58। तो यहाँ पे मोलर मास इसका हो जाएगा 58। बस अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह के करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से mb इज इक्वल टू क्या आ गया 1.2 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 और 185 इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब देखो तुम थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर लगभग मिलने का चांस हो जाएगा। 2 1 2 2 6 12 0.6। अब ना क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आने का चांस हो जाएगा, जो कि है 185 को 58 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 जा 40, ठीक है, 64 और 4 कैरी गया है तो 68 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और कैरी 6 गया है तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करोगे तो 25 40 और 2 42, 5 1 जा 5 और 4 9, ठीक है, तो 0 8 और 5 13, ठीक है, यहाँ 1 4 2 6 and 1 7 और 9 and 1 10, ठीक है, तो 1 0 और फिर इसको 6 से एक और बार मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, तो 6 से और मल्टीप्लाई करो तो 0 18, ठीक है, अब 6 7 जा 42 and 1 43, ठीक है, और 6 1 जा 6, एक प्लेस डेसिमल देना है, ठीक है, नीचे में 2 जीरो है मतलब 64.38 के आसपास आएगा। तो देखो ऑप्शन तुमका मैच कर रहा है 64, तो ये इसका आंसर हो गया। तो वापस से यहाँ पे देखो, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट था तो हम लोग को मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटा सा टर्म है बॉइलिंग पॉइंट, ये समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि तुम लोग बॉइलिंग पॉइंट नहीं जानते हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग पहले भी सुने होंगे, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहा जाता है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, दी point of temperature, the point of temperature at which vapor pressure of substance becomes equal to atmospheric pressure, is known as boiling point। इसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कितना हो जाएगा, तो 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, या फिर ATM में बात करोगे तो 1 ATM, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई भी सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। जैसे बोला है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, मतलब उस टाइम पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो इस तरह का भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, पहले समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो ये बात याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहा जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। और एक और रिलेशन यहां पे याद रखना कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है, और सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट किसको कहा जाता है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हम क्यों बताएं और इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, आराम से देखो। 360 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है जो कि कितना ग्राम है, 30 ग्राम, ठीक है। इज डिसॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है जो कि कितना है, 360 ग्राम।
अब तुम खुद सोचो 360 ग्राम में अगर 30 ग्राम है तो इसको हम लोग डाइल्यूट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, अमाउंट अच्छा खासा है, इसको डाइल्यूट नहीं बोला जा सकता, मतलब जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट नहीं है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इज डिसॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बाबू 360 ग्राम वाटर का लिए है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे है। अगर वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे है मतलब वाटर का वेपर प्रेशर जो होगा पी नॉट ए का वैल्यू वो तुमको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तुमको दिया हुआ है जो कि है 570 mm ऑफ Hg, ठीक है। और आगे बोला है देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा ये पूछा है। सॉल्यूट का मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mb से, ये निकालने के लिए बोला। अब देखो क्वेश्चन पुराना वाला जैसा ही था मगर यहाँ पे पी नॉट ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, क्या बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और अगर वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है मतलब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो चुका होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है इसलिए ए यूज किए और 760 mm ऑफ Hg लिखे। अब क्वेश्चन फिर से तुम्हारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट पे आ गया, सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू ऊपर में क्या लिखेंगे, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, ठीक है, पी नॉट ए नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे पी ए होगा। अब सबका वैल्यू को पुट करते हैं, जल्दी से आंसर लाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 760 माइनस 570, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में फिर से 570 इज इक्वल टू, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो एन बी निकालने के लिए गिवन वेट जो कि है 30, मोलर मास तुमको निकालना है, इनटू वाटर का मोलर मास होता है 18 डिवाइडेड बाय इसका गिवन वेट तुमको दिया हुआ है 360, ठीक। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0, ठीक है, 7 यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 190 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 570 इज इक्वल टू 18 1 जा 18 18 2 जा 36 0 0 गया, ठीक है, तो 2/3 यहाँ पे बच रहा है, ये 0 0 गया। 19 के टेबल में 57 3 टाइम्स में आता है तो 19 3 जा 57 इज इक्वल टू ऊपर में बचा है 3 और नीचे में बचा है mb इंटू 2, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो हम लोग को mb का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको दूसरे तरफ भेज देते हैं, तो यहां से क्या आ गया देखो, तो mb इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 दैट इज कितना आ जाएगा 9/2, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 4.5 ग्राम, क्या क्या। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो वेपर प्रेशर में हम बहुत अलग अलग टाइप का, जितना टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है वो सारा डिस्कस कर दिए। पहला तुमको डायरेक्टली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, पहला क्वेश्चन उसका डिस्कस किए। दूसरा क्वेश्चन में तुम लोग को सॉल्यूट का वेट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, या फिर जो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा उस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। किसी किसी केस में तुमको पी नॉट ए का वैल्यू नहीं देता है, बोलता क्या है कि इतना परसेंट डिक्रीज किया है, तो उस तरह क्वेश्चन का कैसे अप्रोच करेंगे वो भी हम तुमको सिखा दिए। और किसी किसी केस में तुमको बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में भी क्वेश्चन पूछता है, तो अगर कोई सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा यानी 760 mm ऑफ Hg होगा। तो यहां तक हम लोग केस 1 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारा डिस्कस कर लिए। होप आप लोग को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो जाते जाते चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। इसी के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उस लेक्चर में हम लोग केस 2, ठीक है, हम लोग वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीखेंगे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा तुम्हारा, वोलाटाइल होगा। तो चलिए इसी के आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं, थैंक यू।